हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इंफॉर्मेशन बहुत ही चीप, मिस इन्फॉर्मेशन फ्री और ट्रूथ बहुत ही एक्सपेंसिव है। हर किसी के पास ओपिनियन है, होने भी चाहिए। हर किसी के पास आंसर्स हैं और हर कोई अपनी बात पर फुली कॉन्फिडेंट है, इंक्लूडिंग मी। बट फिर भी हम टाइम एंड अगेन मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में हम साइंस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ज्यादा स्मार्ट होते हैं, या इसलिए क्योंकि साइंस कभी गलत नहीं हो सकता है, या फिर किसी की साजिश के तहत हम सबको ब्रेन वॉश किया गया है बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के द्वारा कि साइंस ही सुप्रीम होता है, क्योंकि शायद हमारे ऐसा सोचने में उनको कोई फायदा है। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में साइंस को पढ़ाया ही इसी तरह जाता है जहां पे साइंस को हर हाल में सुपीरियर समझ लिया जाए। ये समझ लिया जाए कि साइंस में गलती नहीं हो सकती। साइंस ये क्यों नहीं प्रूव करता, साइंस वो क्यों नहीं प्रूव करता। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा। हम साइंस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, तमाम ऐसी बातें। तो आज हम इसी चीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज समझते हैं, द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल शब्द ग्रीक वर्ड के इम्पीरिया से आता है, जिसका मतलब है एक्सपीरियंस। एम्पिरिकल एविडेंस वो एविडेंस होता है जहां आप ऑब्जर्वेशन, सेंसरी एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, रादर देन प्योर लॉजिक। इसे समझने के लिए एक सिंपल डिस्टिंक्शन देखते हैं। ब्रॉडली दुनिया में 2-3 तरीके के सच होते हैं। रैशनलिज्म, लॉजिक वाला सच, जैसे ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड। इसके लिए आपको किसी ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है, ये बस लॉजिक है। और एम्पिरिसिज्म, ऑब्जर्वेशन वाला सच, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आप कमरे में बैठकर लॉजिक से नहीं निकाल सकते हैं। आपको पानी लेना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी और थर्मोमीटर डालकर चेक करना होगा। इसीलिए एम्पिरिकल एविडेंस का काम सिर्फ थ्योरीज को टेस्ट करना नहीं होता है, बल्कि ये हमारे पर्सनल बिलीफ को भी टेस्ट करता है। आपका बिलीफ तभी जस्टिफाइड माना जाएगा जब उसे सपोर्ट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट एम्पिरिकल एविडेंस हो। एम्पिरिकल एविडेंस ओपिनियन से अलग होते हैं। ऑब्जर्वेबल होते हैं, यानी कि देखा जा सकता है। मेजरेबल होते हैं, यानी कि नापा जा सकता है। और रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, यानी कि इसको चेक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्रैप है। हम अक्सर एम्पिरिकल एविडेंस को एनेक्डोटल एविडेंस के साथ मिक्स कर देते हैं। कैसे? एनेक्डोटल एविडेंस लोगों के टेस्टिमोनियल्स यानी कि पर्सनल स्टोरीज पर रिलाई करता है। सैंपल साइज बहुत ही छोटा होता है, बायस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बेसिकली ट्रस्ट मी ब्रो फिलॉसफी को फॉलो करता है। वहीं एम्पिरिकल एविडेंस रिलाई करता है डेटा पर। सैंपल साइज बड़ा होता है और कोई भी वेरीफाई कर सकता है। ट्रस्ट द डेटा फिलॉसफी। पर फिर भी लोग एनेक्डोटल एविडेंसेस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्सनल हुक या अपील टू इमोशन होता है। जैसे 80% लोग मॉडर्न मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। शायद ये बात उतनी पावरफुल नहीं लगती जितनी ये कि मेरे पड़ोसी के बेटे को हमारे जानने वाले एक हकीम जी ने मौत के मुंह से बचा लिया। बहुत अच्छे आदमी हैं। We as a species have a very poor understanding of probability and statistics. In fact, you can look at a bar chart and it tells you that you should do this. But someone comes up to you and says, "No, don't do that. Look, this would happen to me. I will never do that." This one person out of thousands that might have filled this bar chart will convince you to not follow the bar chart because the bar chart doesn't have a face saying, "Do this. It's better for you." या फिर ये कि मेरे 13 साल के घुटने का दर्द उन्होंने सही कर दिया, कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा था, आप उनको दिखाओ। आप तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं, भले ही उन हकीम जी का ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी का नॉलेज कुछ भी नहीं हो। तो जैसे हमने ये समझा कि एम्पिरिकल एविडेंस क्या है, बड़ा सैंपल साइज, डेटा, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, लेकिन जैसे ईंटों के ढेर से घर नहीं बनता, वैसे ही सिर्फ एविडेंस के ढेर से साइंस नहीं बनता है। हमें एक तरीके, एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है जो इन एविडेंसेस को जोड़कर एक रिलायबल सच बनाए, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं द साइंटिफिक मेथड। तो क्या है साइंटिफिक मेथड और ये काम कैसे करता है? सपोज करो आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो, अपना काम कर रहे हो और ऊपर से एक आम गिरता है। आपने ऑब्जर्व किया कि आम हमेशा सीधा नीचे ही गिरता है। तो एक नेचुरल सवाल उठता है, यार ये हर बार नीचे ही क्यों गिरता है? ऊपर या फिर साइड में भी तो जा सकता था। फिर आपने एक पैटर्न नोटिस किया, ना सिर्फ आम बल्कि सारे फ्रूट्स, लीव्स, स्टोन सब नीचे ही आते हैं। क्या इसके पीछे कोई इनविजिबल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? अब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक या एक से ज्यादा हाइपोथेसिस बनाते हो। व्हाट्स हाइपोथेसिस? अ साइंटिफिक गेस। और हर हाइपोथेसिस के साथ कुछ प्रेडिक्शंस भी करते हो। मान लेते हैं कि आपकी फर्स्ट हाइपोथेसिस है कि आम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से नीचे आ रहा है। अगर ऐसा है तो मतलब हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा वहां स्लोअर फॉल करना चाहिए, और वैक्यूम जहां प्रेशर 0 है उसमें तो फॉल ही नहीं करना चाहिए, इट शुड फ्लोट। अब आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हो।
वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं या थॉट एक्सपेरिमेंट। थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब, इसका मतलब है अपने दिमाग में एक सिमुलेशन रन करना, जैसे आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के टाइम किया था। लॉजिक वही रहता है, बस अपैरेटस दिमाग हो जाता है। फिलहाल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। ओके, सो आप माउंटेन पर गए, वहां से आपने आम को एक फिक्स्ड हाइट से ड्रॉप किया, टाइम नोट किया, फिर प्लेन में आके सेम हाइट से ड्रॉप किया, टाइम नोट किया। रिजल्ट, टाइम ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डिफरेंस आना चाहिए था। फिर से करते हैं। इस बार आपने किसी तरीके से वैक्यूम चेंबर क्रिएट किया, वहां आम को सेम हाइट से छोड़ा। यार ये क्या हो रहा है, यहां भी आम फॉल कर गया। आपने टाइम देखा तो सेम रिजल्ट जो पहले आया था। आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई है। बट रिमेंबर, साइंस के लिए रिजेक्टेड हाइपोथेसिस कंप्लीटली वेस्ट नहीं होती है, बल्कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देकर जाती है और फर्दर रिसर्च के लिए एक डायरेक्शन। अभी देखते हैं कैसे। आपकी सेकंड हाइपोथेसिस है कि शायद कोई डिवाइन पावर इसको नीचे पुश या पुल कर रही है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो और ना ही फॉल्सिफाई कर सकते हो। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, फॉल्सिफाइबिलिटी का। फिलोसोफर कार्ल पॉपर ने एक इंपॉर्टेंट बात आर्ग्यू की थी, हम कभी भी किसी साइंटिफिक क्लेम को 100% राइट प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए साइंस में क्लेम्स को टेस्ट करने का तरीका ये नहीं होता है कि हम उन्हें सही साबित करें, बल्कि ये होता है कि हम देखें क्या हम उन्हें गलत साबित कर सकते हैं या नहीं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं क्लेम करता हूं कि आम सिर्फ ग्रीन और येलो कलर के होते हैं। इस क्लेम को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे धरती के हर एक आम को चेक करना पड़ेगा, हर कंट्री, हर कॉन्टिनेंट, पास्ट, प्रेजेंट और इवन फ्यूचर में भी, ताकि मैं श्योर हो सकूं कि कहीं भी किसी और रंग का आम तो नहीं है। ये लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन इसी क्लेम को गलत साबित करने के लिए मुझे सिर्फ एक रेड या पिंक या किसी और कलर का आम दिखाना पड़ेगा। बस एक काउंटर एग्जाम्पल काफी है। और जब तक हमें किसी और रंग का आम नहीं मिलता है, तब तक ये क्लेम टेम्परेरली ट्रू होल्ड करेगा। इसी आइडिया को फॉल्सिफाइबिलिटी कहते हैं। अगेन, फॉल्सिफाइबिलिटी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्लेम ऑलरेडी रॉन्ग है, बल्कि ये है कि वो क्लेम किसी क्लियरली डिफाइंड कंडीशन के अंडर रॉन्ग भी हो सकता है। अगर कोई क्लेम कभी गलत साबित नहीं हो सकता, तो साइंस के लिए वो यूजलेस हो जाता है, चाहे वो सुनने में कितना भी कन्विंसिंग क्यों न लग रहा हो। और अब हम यहाँ वापस आते हैं डिवाइन पावर वाली हाइपोथेसिस पर। इस हाइपोथेसिस के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी क्लियरली ये डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा ऑब्जर्वेशन इसे गलत साबित करेगा। आप डिवाइन पावर की मर्जी ऐसा बोलकर हर एक पॉसिबिलिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं। फास्ट गिरे, स्लो गिरे, फ्लोट करे या ऊपर चला जाए, सब ऊपर वाले की मर्जी है। और इसीलिए साइंस के लिए ये एक बैड हाइपोथेसिस हो जाती है, क्योंकि ये टेस्टेबल और फॉल्सिफाइबल नहीं है। इसलिए हाइपोथेसिस 2 को यही रिजेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं हाइपोथेसिस 3 पर। शायद एक नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट करती है जो ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रही है। हाइपोथेसिस 1 के टेस्ट में हमें एक पैटर्न मिला, आम चाहे माउंटेन पर हो या फिर प्लेन पर, फॉल का बिहेवियर ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो इस हाइपोथेसिस से 2 लॉजिकल पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। पॉसिबिलिटी 1, हैवी ऑब्जेक्ट ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और शायद फास्टर गिरेंगे। पॉसिबिलिटी 2, रिगार्डलेस ऑफ देयर मास, वैक्यूम में सिमिलर एक्सीलरेशन के साथ नीचे गिर सकते हैं। अभी तक की ऑब्जर्वेशन से दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन है, इसलिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट में केयरफुली टाइम ऑब्जर्व किया तो पता चला कि वैक्यूम में सिर्फ आम ही नहीं, बल्कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिमिलर एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर मास। ये हाइपोथेसिस को सही लगती है। जब तक हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट में रॉन्ग होती रहती हैं, तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट। जैसे फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने साइंटिफिक मेथड को बहुत ही ब्रिलियंटली सम अप किया था। इट डजंट मैटर हाउ ब्यूटीफुल योर थ्योरी इज, इफ इट डजंट एग्री विद योर एक्सपेरिमेंट, इट्स रॉन्ग। If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. फिर आता है डेटा एनालिसिस। सारे हाइपोथेसिस के प्रेडिक्शन को रिजल्ट के साथ कंपेयर करके ये एनालाइज करते हैं कि कौन सी हाइपोथेसिस प्रेडिक्शन के हिसाब से ट्रू होल्ड करती है। जैसे इस केस में हाइपोथेसिस 3 कंसिस्टेंट है, मेजरेबल है, रिपीटेबल है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉल्सिफाइबल है। अब जाके आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। एक नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट करता है जिनसे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेट्स से उसको हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कह लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, कंक्लूजन।
ओके, टाइम फॉर अ क्विक डिस्क्लेमर। मैं यहाँ चीज़ों को थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। रियलिटी में चीज़ें इतनी लीनियर नहीं होती हैं, साइंस इतना लीनियर नहीं होता है, काफ़ी सारे नुआंसेस होते हैं, कन्फ्यूजन, कभी कभी तो बहुत सारा रायता भी फैल जाता है। बट हाँ, मोर और लेस जो फ्रेमवर्क है वो सिमिलर ही होता है। और दूसरी बात, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर डिस्कवरी साइंटिफिक मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनती है। इनफैक्ट काफ़ी सारी डिस्कवरीज एक्सीडेंट, इंट्यूशन या फिर क्यूरियोसिटी से बनती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, एक्सरे हो गया। साइंटिफिक मेथड कोई डिस्कवरी मशीन नहीं है। इनफैक्ट जब डिस्कवरीज हो जाती हैं तो उसको क्रॉस वेरीफाई टेस्ट करने के लिए साइंटिफिक मेथड ज़्यादा काम आता है। अब आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। अब आप क्या करेंगे? आप इसे पब्लिश करेंगे। बट वेट, पब्लिश करते ही आपको स्टैंप ऑफ अप्रूवल नहीं मिलता है। अब शुरू होती है साइंटिफिक कम्युनिटी की अग्नि परीक्षा, यानी कि पीयर रिव्यू। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आपके काम को तोड़ मरोड़ के चेक करते हैं। तुम्हारा सैंपल साइज छोटा है, तुमने हवा का प्रेशर ठीक से मेजर किया या नहीं। ये कोई वैक्यूम चैम्बर है? अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं, और अगर आपका आइडिया इन सब अटैक के बाद भी जिंदा बचता है तब जाके उसे प्रोविजनल ट्रूथ यानी कि फिलहाल का सच माना जाता है। याद रखिए, साइंस में परमानेंट ट्रूथ जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ करंट बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है। हर थ्योरी तब तक सही है जब तक कोई नई थ्योरी उसे गलत साबित ना कर दे। जैसे आइंस्टाइन ने यह दिखाया कि ग्रेविटी एक सिंपल फोर्स नहीं होती है जैसे न्यूटन ने सोचा था, बल्कि ग्रेविटी स्पेस टाइम कर्वेचर का इफेक्ट होती है। भारी ऑब्जेक्ट्स स्पेस में एक बेंड क्रिएट कर देते हैं और उससे लाइट ऑब्जेक्ट्स उसी कर्व पाथ को फॉलो करते हैं और उसके पास आते हुए दिखते हैं। और ये चीज आइंस्टाइन ने उसी थॉट एक्सपेरिमेंट वाले तरीके से करी थी जिसका जिक्र हमने पहले किया है। फिर भी न्यूटोनियन फिजिक्स हमारे डेली स्केल पर आज भी परफेक्टली काम करती है, इसीलिए हम उसको पढ़ते हैं। न्यूटन गलत नहीं थे, उनकी साइंस गलत नहीं थी, वो सिर्फ इनकम्प्लीट थी। साइंस इनकम्प्लीट आइडियाज से बेटर आइडियाज की तरफ मूव करती है। एक और बात, साइंस का काम चीजों को प्रूव करना नहीं होता है। प्रूफ वर्ड मैथ्स में यूज किया जाता है, जहां चीजें 100% डिफाइन की जा सकती हैं, लाइक 2 + 2 = 4। साइंस का काम गलत आइडियाज को सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करके एक कंक्लूजन तक पहुंचना होता है, और इसी गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए साइंटिफिक मेथड हमारी मदद करता है। सो हम साइंस पर इसलिए ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि साइंटिस्ट स्मार्ट होते हैं या किसी अथॉरिटी ने बोला है, या इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं कि ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट की साजिश है। वी ट्रस्ट साइंस बिकॉज इट सिंपली वर्क्स, इट डिलीवर्स। साइंस आपसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं मांगती, साइंस आपसे कंडीशनल ट्रस्ट मांगती है, जब तक एविडेंस सपोर्ट करता है तब तक। एंड दैट इज व्हाई माय फ्रेंड, साइंस मेक्स सेंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करो, टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। पीस। ये कोई वैक्यूम चैम्बर है? ये तो खुल गया वापिस।